हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है समास प्रकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम समास प्रकरण पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले समास किसे कहते हैं या समास क्या होता है। तो समसनम अनेकेषां पदानाम एक पदी भवनम समासः। इसका अर्थ है दोस्तों, जब अनेक पद अपने जोड़ने वाले विभक्ति चिन्हादि को छोड़कर परस्पर मिलकर एक बन जाते हैं तो उस एक पद बनने की क्रिया को दोस्तों समास कहते हैं। एवं उस पद को दोस्तों सामासिक या फिर समस्त पद कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? उस पद को जो है सामासिक या समस्त पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर आगे देखते हैं अब वृत्त्यार्थक भाव बोधकम वाक्य विग्रह। तो वहाँ इसका अर्थ है दोस्तों, वहीं पर जो बिखरे पद होते हैं दोस्तों, यानी कि अलग अलग जो पद होते हैं उसे दोस्तों समास विग्रह कहते हैं या फिर कहलाते हैं वो। अब देखते हैं दोस्तों पद विधि क्या होते हैं। पद विधि किसे कहते हैं? तो एक पद का दूसरे पद के साथ समस्त होना, एक पद का दूसरे पद के साथ समस्त होना पद विधि कहलाती है, पद विधि कहलाती है दोस्तों। तो विधि उन्हीं पदों की होती है, विधि उन्हीं पदों की जा सकती है दोस्तों जिनका परस्पर सामर्थ्य होता है, अर्थात जिनमें परस्पर समस्त होने की योग्यता होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है सामर्थ्य के दो प्रकार होते हैं। पहला है हमारा व्यपेक्षा है और दूसरा है एकार्थी भाव। तो पहला देखते हैं व्यपेक्षा। ये क्या होता है दोस्तों? आकांक्षा योग्यता और आसक्ति सन्निधि के कारण पदों का परस्पर संबंध होता है, जैसे राज्ञः पुरुषः। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ राज्ञः जो शब्द है यानी कि इसका अर्थ है राजा का। कहने से अर्थ पूर्ण नहीं होता है, यह कोई अर्थ कहने से दोस्तों पूरा नहीं माना जा सकता, अन्य किसी पद की आकांक्षा रह जाती है। यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पदों में आकांक्षा नहीं होती वहाँ समास नहीं होता है। जहाँ पदों में आकांक्षा नहीं होती वहाँ समास नहीं होता है। दूसरा देखते हैं अब एकार्थी भाव क्या है दोस्तों? एकार्थी भाव समस्त पदों में पाया जाता है, जैसे राजपुरुषः। इसमें राज्ञः पुरुष ये दोनों पृथक पद हैं। इनका अर्थ अलग अलग है, किंतु जब इन पदों का समास होकर राजपुरुषः एक सुबंत पद बन जाता है, तब उन दोनों पदों का दोस्तों तब उन दोनों पदों का एक साथ बोध होता है। इसे ही एकार्थी भाव सामर्थ्य कहते हैं या कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों विशेष बिंदु में देखते हैं तो पंचवृत्त्याः क्या होता है दोस्तों? पंचवृत्त्याः के 5 पार्ट हैं, 5 भाग हैं। देखते हैं तो पहला है हमारा कृदंत, दूसरा है हमारा तद्धित घटित। पहला है कृदंत, दूसरा है तद्धित घटित, तीसरा है हमारा समास वृत्ति, चौथा है हमारा एक शेष वृत्ति और पांचवा है हमारा दोस्तों सनाद्वंद धातु वृत्ति। ये 5 जो है यही पंचवृत्त्याः कहलाते हैं दोस्तों। अब आगे है कृदंत वृत्ति। ये क्या होता है दोस्तों? देखते हैं तो इसके अंत में कृदंत वृत्ति के अंत में कृत प्रत्यय लगे होते हैं दोस्तों। जैसे देखते हैं कारकः, हारकः, कुंभकारः और कुरुचरः आदि। यहाँ पर
यहाँ प्रकृत प्लस प्रत्यय अथवा उपपद प्लस प्रकृत प्लस प्रत्यय मिलकर परस्पर संबंध एकार्थी भाव रूप से विशिष्ट अर्थ को दोस्तों प्रकट करते हैं। तो यह हमारा कृदंत वृत्ति कहलाता है। आगे देखते हैं, दूसरा है तद्धित घटित वृत्ति। तद्धित घटित वृत्ति क्या होती है दोस्तों? इस वृत्ति में पीछे आगे या बीच में, इस वृत्ति में पीछे आगे या बीच में कहीं तद्धित प्रत्यय हुआ करता है। तद्धित प्रत्यय हुआ करता है। जैसे देखते हैं, औपगवाह, दासरथी और बहुपटु और सर्वकः आदि शब्द आते हैं इसमें। तीसरा है हमारा समास वृत्ति। समास वृत्ति क्या होते हैं दोस्तों? इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर परस्पर संबंध एकार्थी भाव होकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उन्हें जो है दोस्तों समास वृत्ति कहते हैं। जैसे देखते हैं, गजानाम पति, इसका अर्थ दोस्तों गजपति। आगे देखते हैं, अब चौथा है हमारा एक शेष वृत्ति। एक शेष वृत्ति क्या होती है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक पदों में एक शेष रह जाता है तो वह अवशिष्ट सबका बोधक होता है। जैसे देखते हैं, माता चा पिता चा, तो कुल मिला के जो हुआ हमारा दोस्तों पितरव। आगे देखते हैं, अगला है हमारा पांचवा है सनाद्वंत धातु वृत्ति। सनाद्वंत धातु वृत्ति क्या होता है दोस्तों? तो सन, क्वच, काम्यच, कैंग आदि जो है आते हैं इसमें 12 सनादि प्रत्यय जिस धातु के अंत में आते हैं और एकार्थी भाव प्रकट करते हैं। तो दोस्तों वह हमारा सनाद्वंत धातु वृत्ति ही होता है। जैसे देखते हैं, पुत्र मिच्छतीति, यहाँ पर होगा दोस्तों पुत्रीयति। आगे देखते हैं इसमें, इन वृत्तियों के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य या पदावली प्रयुक्त की जाती है दोस्तों उसे विग्रह कहा जाता है। विग्रह क्या होता है दोस्तों? तो उन्हें प्रयुक्त की जाती है, उन्हें विग्रह कहते हैं दोस्तों। विग्रह दो प्रकार का होता है दोस्तों। ये दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला है इसमें लौकिक विग्रह और दूसरा है हमारा अलौकिक विग्रह। तो यहाँ पर देखते हैं लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या होता है दोस्तों? जिन पदों का विग्रह प्रचलित भाषा की तरह हो, जिन पदों का विग्रह प्रचलित भाषा की यानी कि बोलचाल की भाषा में हो, वह दोस्तों लौकिक विग्रह हमारा कहलाता है। जैसे रामपुत्र तो बराबर रामस्य पुत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखते हैं अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होता है दोस्तों? अलौकिक विग्रह शुभ प्रत्ययों के माध्यम से होता है। शुभ प्रत्ययों के माध्यम से होता है। इसमें समस्त पद के विभक्ति वचन ज्ञात करने पर ही अलौकिक विग्रह होता है या होगा। आगे है व्याकरण प्रक्रिया का प्रत्यादि का विवेचन जिस विग्रह में किया जाए वह दोस्तों अलौकिक विग्रह कहलाता है हमारा। अब देखते हैं आगे समर्थ पद विधि। ये क्या होता है दोस्तों? समास में दोनों पद समर्थ होने चाहिए। दोनों पद जो यहाँ पर पद रहेगा दोस्तों पर लिखा गया है, तो पद समर्थ होने चाहिए अर्थात एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो जैसे देखते हैं दोस्तों, जैसे राज्ञः पुरुषः का अर्थ है दोस्तों राजा का पुरुष। यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ दोनों पद एक दूसरे से संबंध है। दोस्तों, तो यहाँ पर समास होगा हमारा। किंतु यहाँ देखते हैं भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य
पत्नी राजा की पुरुष देवदत्त का। यहाँ पर दोस्तों राज्ञा का जो है भार्या से जो है जोड़ा जा रहा है, राज्ञा का भार्या से और पुरुष का देवदत्त से, इसलिए यहाँ पर दोस्तों समास हमारा नहीं है। अब आगे देखते हैं, समास के लिए दो पद आवश्यक हैं। कौन कौन से हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। समास के लिए दो पद आवश्यक हैं दोस्तों। दो पद है ये, पहला है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। पहले को पूर्व पद को दोस्तों पहले पद को ही पूर्व पद कहा जाता है और शब्द के बाद वाले पद को दोस्तों उत्तर पद कहा जाता है। इसमें देखते हैं, समास में दो पदों या शब्दों को मिलाकर, समास में दो पदों या शब्दों को मिलाकर बनाए गए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। आगे अलग अलग करने पर अर्थात विभाजन करने पर समास विग्रह या व्यस्त पद कहते हैं। समास विग्रह या व्यस्त पद कहते हैं। आगे देखते हैं, परार्थ अमिधानम वृत्ति। ये क्या है दोस्तों? समास को वृत्तियों में पढ़ा जाता है। समास को वृत्तियों में पढ़ा जाता है तथा समस्त आदि में जब पद अपने अपने स्वार्थ, इसका स्वार्थ का संधिविच्छेद अगर हम करेंगे दोस्तों, स्वा प्लस अर्थ होगा। स्वार्थ को पूर्ण रूप से छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ को कहने लग जाते हैं तो उसे वृत्ति कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं प्रकृति प्रत्यय देखते हैं, तो प्रकृति प्रत्यय में सम उपसर्ग प्लस अस धातु प्लस घई प्रत्यय से मिलकर बनता है। तो सम उपसर्ग का अर्थ दोस्तों निकट, अस धातु का अर्थ है बैठना। यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में डिटेल से, जब दो या दो से अधिक शब्द पास आकर बैठ जाते हैं तो उसे दोस्तों समास कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, विभक्तिर्लुप्ते यत्र तदर्थ अस्तु प्रतीयते पदानाम चैक पद्यम च समासः सोभिधीयते। यहाँ पर है, जहाँ विभक्ति का लोप हो जाता है पर उसका अर्थ प्रतीत होता है। जहाँ विभक्ति का लोप यानी कि विभक्ति ना हो दोस्तों, लेकिन उसका अर्थ जो है हमें समझ में आए या उसका अर्थ प्रतीत होता है, और जहाँ अनेक पद मिलकर एक पद के रूप में परिणत हो जाते हैं। जहाँ अनेक पद मिलकर एक ही पद में जुड़ जाते हैं या परिणत हो जाते हैं, उसे दोस्तों समास कहा जाता है। अब आगे देखते हैं समास के प्रकार। समास दोस्तों हमारा 7 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला है हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है हमारा द्विगु समास, चौथा है अव्ययी भाव समास, पांचवा है हमारा कर्मधारय समास, छठा है हमारा बहुव्रीहि समास और सातवां है हमारा केवल समास। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये जो ट्रिक है हमने समास की याद करने की जो ट्रिक लिखी है ये पढ़ेंगे हम। अब तक द्वंद्वी, तो यहाँ पर आ से हुआ दोस्तों अव्ययी भाव समास हमारा, बा से हुआ बहुव्रीहि समास, ता से हुआ तत्पुरुष समास, का से हुआ दोस्तों कर्मधारय समास, यहाँ पर का से हुआ, और यहाँ पर हुआ द्वंद्व समास और ये हुआ द्विगु समास हमारा। तो ये ट्रिक थी दोस्तों, इसके माध्यम से आप समास को याद कर सकते हैं आसानी से। आगे देखते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है देखते हैं। इसका सूत्र है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस्त तत्पुरः। इसकी परिभाषा है दोस्तों देखते हैं, जब समस्त पद में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो और पूर्व पद में द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखते हैं इसका ग्राम गतः, यहाँ पर होगा दोस्तों ग्रामम गतः। इसका जो अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रामम गतः होगा। यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास का जो है प्रयोग हुआ है। इसमें लिंग विभक्ति तथा वचन का प्रयोग उत्तर पद के अनुरूप
किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास क्या होता है? जब सामासिक पद के पूर्व पद में, सामासिक पद के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का लोप होता है तो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यह समास में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है समस्त पद समास विग्रह और अर्थ लिखा है हमने इसको। तो पहला देखेंगे इसमें सरणागतः। सरणागतः समस्त पद है हमारा, समास विग्रह जो होगा इसका होगा ये शरणम आगतः होगा और अर्थ इसका है दोस्तों शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ। दूसरा है हमारा गजारूढ़। गजारूढ़ तो इसका होगा समास विग्रह गजम आरूढ़। इसका अर्थ दोस्तों हाथी पर सवार, हाथी पर सवार। तीसरा है हमारा दुखातीता। दुखातीता इसका समास विग्रह होगा दुखम अतीता। इसका अर्थ दोस्तों दुख पार किया हुआ, दुख पार किया हुआ। अगला है प्रलयगतः। प्रलयगतः का दोस्तों समास विग्रह होगा प्रलय गतः। अर्थ है इसका दोस्तों प्रलय को गया हुआ, प्रलय को गया हुआ। अब देखते हैं अगला है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति क्या है दोस्तों? जब सामासिक पद के, जब सामासिक पद के पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का लोप हो जाता हो तो वहाँ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, तो पहला ही इसमें धनहीना। धनहीना हमारा समस्त पद है, समास विग्रह अगर इसका हम करेंगे तो होगा हमारा धनेन हीना। अर्थ है इसका दोस्तों धन से हीन अर्थात गरीब। दूसरा देखते हैं नख भिन्ना। नख भिन्ना समस्त पद है हमारा दोस्तों, समास विग्रह होगा इसका नखै भिन्ना। इसका अर्थ दोस्तों नाखूनों से कटा हुआ। आगे है सराहरा, सराहता। सराहता है समस्त पद और इसका समास विग्रह होगा सरेड़ आहता। अर्थ है इसका दोस्तों बाढ़ से घायल। आगे है विषुडु शास्त्रा। विषुडु शास्त्रता इसका समास विग्रह होगा विषुड़ना, विषुड़ना त्राता। अर्थ है इसका दोस्तों विषुड़ु से डरा हुआ। अब आगे देखते हैं इसका चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति क्या है? जब सामासिक पद के, जब सामासिक पद के पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है उसको पूर्व पद कहा जाता है। पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है तो वहाँ दोस्तों चतुर्थी तत्पुरुष समास हमारा होता है। इसमें देखते हैं पहला तो पुत्र हितम। पुत्र हितम हमारा समस्त पद है और इसका समास विग्रह होगा पुत्राय हितम। अर्थ है इसका दोस्तों पुत्र के हित के लिए, पुत्र के हित के लिए। दूसरा है गोसुखम। गोसुखम हमारा समस्त पद है, समास विग्रह होगा इसका दोस्तों गवे सुखम। अर्थ है इसका गाय के लिए, गाय के लिए सुख। आगे है रक्षा पुरुष। समस्त पद है हमारा रक्षा पुरुष। इसका समास विग्रह होगा रक्षाए पुरुषा। रक्षाए पुरुषा होगा। इसका अर्थ है दोस्तों रक्षा के लिए पुरुष। आगे है यूपदारु। यूपदारु हमारा समस्त पद है, इसका समास विग्रह होगा तो होगा हमारा यूपाय दारु। अर्थ है इसका खंभे के लिए लकड़ी, खंभे के लिए लकड़ी होगी अर्थ इसका। अगला है दोस्तों हमारा पंचमी तत्पुरुष देखते हैं। तो पंचमी तत्पुरुष क्या है? जब सामासिक पद के, जब सामासिक पद के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का लोप होता है, पंचमी विभक्ति का लोप होता है दोस्तों तो वहाँ हमारा पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर पहला सर्पभीता। ये हमारा समस्त पद है सर्पभीता। इसका समास विग्रह होगा दोस्तों सर्पात भीता। इसका अर्थ है सांप से सांप से डरा हुआ, सांप से डरा हुआ। दूसरा है हमारा समस्त पद धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट का जो है समास विग्रह होगा दोस्तों धर्मात भ्रष्ट। इसका अर्थ दोस्तों धर्म से गिरा हुआ। अगला है अगला है समस्त पद दुरादागता। दुरादागता इसका समास विग्रह होगा दुरात आगत।
दूरात आगत, इसका अर्थ दोस्तों दूर से आया हुआ। अगला है दुख मुक्ता, दुख मुक्ता, समास विग्रह है इसका दोस्तों दुखात मुक्ता, मुक्ता, इसका अर्थ है दुख से मुक्त। अगला है इसमें वृक्ष पतिता, वृक्ष पतिता, ये हमारा समस्त पद है, इसका समास विग्रह होगा दोस्तों वृक्षा, यहाँ वृक्ष पतिता है तो वृक्षता, वृक्षाता पतिता होगा यहाँ पर समास विग्रह, इसका अर्थ है वृक्ष से गिरा हुआ। अब आगे देखते हैं, अगला है षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब सामासिक पद के पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का लोप होता है दोस्तों, तो वहां हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर समस्त पद है हमारा विद्यालय, समस्त पद है विद्यालय, इसका समास विग्रह होगा हमारा विद्या नाम आलय, इसका अर्थ दोस्तों विद्याओं का घर। आगे है गंगा जलम, गंगा जलम का जो है समास विग्रह होगा दोस्तों तो गंगायाः जलम, इसका अर्थ है गंगा का पानी। अगला है हमारा स्वर्ग फलम, स्वर्ग फलम दोस्तों समस्त पद है, इसका समास विग्रह होगा स्वर्गस्य फलम, इसका अर्थ दोस्तों स्वर्ग का फल। आगे है राजदंडा, राजदंडा दोस्तों समस्त पद है हमारा, इसका समास विग्रह होगा राज्ञः दंडा, इसका अर्थ है राजा का दंड। आगे है इसमें प्रजापति, प्रजापति का समास विग्रह होगा तो प्रजायाः पति ही, इसका अर्थ दोस्तों प्रजा का प्रति, प्रजा का प्रति, प्रजा के प्रति होगा दोस्तों प्रजा का प्रति, यहाँ पर प्रजा के प्रति होगा दोस्तों प्रजा के प्रति। आगे देखते हैं, अब छठा है हमारा इसमें सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष समास है। इसमें देखते हैं जब सामासिक पद के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति का लोप होता है तो वहाँ हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखते हैं इसमें समस्त पद है हमारा विद्या कुशला, विद्या कुशला, इसका समास विग्रह है दोस्तों विद्यायां कुशला, अर्थ है इसका विद्या में कुशल, विद्या में कुशल या कुशला। आगे है जलमग्नः, जलमग्नः समस्त पद है, इसका समास विग्रह होगा जले मग्नः, अर्थ है इसका जल में डूबा हुआ। आगे है शास्त्री निपुण, शास्त्री निपुणः, इसका समास विग्रह होगा शास्त्रेषु निपुणः, अर्थ है इसका शास्त्रों में निपुण। आगे है नरोत्तमः, नरोत्तमः, इसका समस्त पद है दोस्तों नरोत्तमः, इसका समास विग्रह होगा नरेश उत्तमः, अर्थ है इसका मनुष्यों में श्रेष्ठ। आगे है कूपततितः, कूपततितः समस्त पद है दोस्तों, समास विग्रह होगा इसका कूपे पतितः, यहाँ पर होगा अर्थ इसका कुएं में गिरा हुआ। आगे देखते हैं अब दोस्तों तत्पुरुष समास के अन्य भेद, तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें। पहला है नई तत्पुरुष समास। ये क्या होता है दोस्तों, जब पूर्व पद में नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए न अथवा आ जोड़ा जाता है तो वहाँ हमारा नई तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखते हैं इसमें पहला अज्ञाः, अज्ञाः है हमारा समस्त पद, समास विग्रह होगा ना जानाति, अर्थ है इसका जो जानता ना हो। दूसरा है हमारा इसमें अगजः, अगजः है समस्त पद हमारा दोस्तों, समास विग्रह है ना गजः, अर्थ है इसका जो हाथी ना हो, जो हाथी ना हो। अगला है अनुक्तः, अनुक्तः है हमारा समस्त पद, समास विग्रह होगा ना उक्तः, अर्थ है इसका जो कहा हुआ ना हो, जो कहा हुआ ना हो। आगे है इसका अनस्वः, अनस्वः है समस्त पद दोस्तों, इसका समास विग्रह होगा ना अश्वः, अर्थ है इसका जो घोड़ा ना हो, जो घोड़ा ना हो। देखते हैं दोस्तों दूसरा इसमें अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है, जब समस्त पद में पूर्व की विभक्ति का लोप ना हो तो वहाँ
अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखते हैं इसमें पहला समस्त पद है युधिष्ठिरा। युधिष्ठिरा समास विग्रह होगा, युधिष्ठिरा ही समास विग्रह भी रहेगा। इसका अर्थ है युद्ध में स्थिर रहने वाला। आगे है दूसरा द्विवंगत। द्विवंगत है समस्त पद हमारा, समास विग्रह है जो द्विगत। द्विगत अर्थ है इसमें स्वर्ग को गया हुआ। आगे देखते हैं अंतेवासी समास पद है हमारा, अंतेवासी। इसका समास विग्रह है दोस्तों अंतेवासी, अलग अलग हो जाएगा यहाँ पर। अर्थ है इसका पास में रहने वाला। आगे है खेचरा। खेचरा हमारा समस्त पद है, समास विग्रह है इसका खेचरा। अर्थ है इसका आकाश में उड़ने वाला। आगे है वाचस्पति। वाचस्पति समास पद है हमारा, समास विग्रह होगा वाचः पति है। अर्थ है दोस्तों बृहस्पति। वहां पर जो था दोस्तों प्रजा का पति ही रहेगा, प्रजा के पति नहीं रहेगा दोस्तों। अगले सेंटेंस में आप सही कर लीजिएगा, प्रजा का पति ही रहेगा अगले सेंटेंस में, जो पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा। आगे देखते हैं तीसरा वाला है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों? जब सामासिक पद में उपपद क्रिया का प्रयोग होता है तो वहाँ उपपद तत्पुरुष समास हमारा होता है। जैसे देखते हैं इसमें समस्त पद में पहला देखते हैं मर्मज्ञ। मर्मज्ञ समास विग्रह होगा मर्म जानाति। अर्थ है इसका मर्म जानता है। आगे है दूसरा इसमें धर्मज्ञ। समस्त पद है हमारा धर्मज्ञ, समास विग्रह होगा इसका दोस्तों धर्म जानाति। अर्थ है इसका धर्म जानता है। तीसरा है हमारा समस्त पद सागमगः। सागमगः इसका समास विग्रह है दोस्तों साम गायति। साम गायति अर्थ है इसका दोस्तों सामवेद गाता है। आगे देखते हैं अब चौथा वाला है प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष क्या है दोस्तों? जिनका पूर्व पद कु अव्यय गति संज्ञक शब्द या प्रा आदि होता है उसे गति तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दोस्तों पूर्व पद कु अव्यय हो या फिर गति संज्ञक शब्द प्रा आदि होता है तो उसे गति तत्पुरुष या फिर प्रादि तत्पुरुष दोनों कह सकते हैं दोस्तों। जैसे देखते हैं इसमें कुपुरुषः बराबर कुत्सितः पुरुषः। आगे है प्राचार्य तो यहाँ पर होगा बराबर करके प्रगतः आचार्य। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा है जो हमारा वो है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सूत्र है दोस्तों उभय पद प्रधानो द्वंद्व। उभय पद प्रधानो द्वंद्व। इसकी परिभाषा देखते हैं जब समस्त पद में दोनों अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं दोस्तों तो वहाँ हमारा द्वंद्व समास होता है। वहाँ द्वंद्व समास होता है विग्रह करने पर चा प्राप्त होता है। अब देखते हैं दोस्तों द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर, दूसरा है समाहार, तीसरा है एक शेष। पहला देखते हैं इसमें दोस्तों इतरेतर क्या है। इतरेतर द्वंद्व समास देखते हैं जब सामासिक पद में प्रयुक्त पद अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं और दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इसमें यदि दो पद हों तो अंतिम पद द्विवचन का हो जाता है और यदि पद 2 से अधिक है तो दोस्तों अंतिम पद जो है हमारा वो बहुवचन का
हो जाता है या होता है। देखते हैं दोस्तों, जैसे पहला देखते हैं, इसमें समस्त पद है जो हमारा, वो है स्त्री पुरुषों। स्त्री पुरुषों हमारा समस्त पद है दोस्तों। इसका समास विग्रह देखते हैं तो ये होगा समास विग्रह स्त्री चा पुरुषः चा। इसका अर्थ होगा दोस्तों स्त्री और पुरुष। आगे है दूसरा राम कृष्णो। राम कृष्णो समस्त पद है हमारा। इसका समास विग्रह होगा राम चा कृष्ण चा। अर्थ होगा इसका दोस्तों राम और कृष्ण। तीसरा है हमारा गंगा यमुने। गंगा यमुने समस्त पद है दोस्तों हमारा। समास विग्रह होगा गंगा चा यमुना चा। अर्थ होगा इसका दोस्तों गंगा और यमुना। आगे है माता पितरौ। माता पितरौ हमारा समस्त पद है। समास विग्रह है हमारा माता चा पिता चा। अर्थ है दोस्तों माता और पिता। आगे है हरिहरौ। हरिहरौ समस्त पद है हमारा। समास विग्रह है हरि चा हरा चा। अर्थ है हरि और हरा, हरि और हर। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्या है? जब सामासिक पद में अनेक पदों के होने से एक समुदाय का बोध होता है, वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। इसमें पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहता है। जैसे देखते हैं, पहला है इसमें समस्त पद में अस्था स्वम, तो समास विग्रह होगा रथ अश्चाह अश्वश्चाह। अर्थ है रथ और घोड़े। आगे है हस्तपादम। हस्तपादम हमारा समस्त पद है। समास विग्रह है हस्तवचा पादवचा। अर्थ है हाथ और पैर। आगे है दधिघृतम। दधिघृतम हमारा समस्त पद है। समास विग्रह है दधि और घृतम चा। दधि चा और घृतम चा, तो अर्थ है दधि दही और घी। आगे है समस्त पद मुख नेत्रम। समास विग्रह है मुखम चा नेत्रम चा। मुखम चा नेत्र चा, तो यहाँ पर अर्थ होगा दोस्तों मुख और आंख। आगे है अहनिरश्चम। अहनिरश्चम, तो यहाँ पर होगा समास विग्रह होगा जो इसका आहचा निशाचा। अर्थ है दोस्तों दिन और रात। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा जो, वो है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व क्या है? समान पदों में समास होने पर एक पद शेष रह जाता है, दोनों पदों का बोध कराता है। एक पद जो शेष रह जाता है दोस्तों, वो दोनों पदों का बोध कराता है। इसमें समस्त पद सदैव द्विवचन में होते हैं। जैसे देखते हैं, इसमें पहला समस्त पद है पितरौ। समास विग्रह है जो दोस्तों माता चा पिता चा। अर्थ है माता और पिता। दूसरा है अजौ। समस्त पद है अजौ। समास विग्रह है अजा चा अजश्च। अजा चा अजश्चा। अजस और चा। यहाँ पर अर्थ होगा इसका दोस्तों बकरी और बकरा। तीसरा है हमारा भ्रातृ। भ्रातृ, तो यहाँ पर होगा समास विग्रह भ्राता चा भाग्नी चा। भ्राता चा भगनी चा। अर्थ है इसका भाई और बहन। आगे है पुत्र। समस्त पद है पुत्र। समास विग्रह है पुत्री चा पुत्रा चा। अर्थ है बेटी और बेटा। आगे है युवानो। समस्त पद है युवानो। समास विग्रह है युवती चा युवा चा। अर्थ है दोस्तों युवती और युवक। युवती और युवक। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।